दोस्तों मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त, और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स का मेगा शो। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। किसी न किसी वजह से अगर 1 या 2 दिन क्लास नहीं हो पाती तो इसका मतलब नहीं है कि आप पढ़ना बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि आपको रिविजन करना है घर बैठकर और क्लास को रेगुलर लेते हुए रहना है। जैसे कि आपको पता है हमारी क्लास डेली करंट अफेयर्स की जो चलती है वो यूपीएससी, आरएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार, पुलिस और सब कुछ इसमें शामिल है। और हम बात कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स की, जो कि आज रहने वाला आपका देश दुनिया की खबरों के साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और महत्वपूर्ण संगठनों की हम डेली बात करते आ रहे हैं, महत्वपूर्ण परियोजना की हम डेली बात करते आ रहे हैं। तो आज भी इन्हीं परियोजनाओं के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे कि देश दुनिया और हमारे राज्य सरकारों के द्वारा क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं वर्तमान में। चलते हम आज का मोटिवेशनल कोट पहला स्टार्ट करते हैं, और जो कि आपको दिन भर ऊर्जावान बनाएगा और साथ के साथ अपने आपके आने वाले सपनों में वो जान डालने की कोशिश करेंगे। तो आपको दिन भर ऊर्जावान रहना है इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ, जो कि आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बात इतनी सी है मेरे प्यारे बच्चों कि हम बात करते हैं हमारे आत्मविश्वास और हौसला जो होता है ना, वो डगमगाना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन हमारा हौसला और आत्मविश्वास डगमगा गया इसका मतलब हार गए। तो रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं मायूस ना होकर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम करते हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट, और हम पढ़ने वाले हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आने वाले एग्जाम के लिए, और इसी को देखते हुए आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, नोटबुक में आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। और हम बात करने वाले हैं आज के इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 14 जून से किस राज्य में राजा प्रभा उत्सव, नाम क्या है प्यारे बच्चों, राजा प्रभा उत्सव, राजा प्रभा उत्सव, राजा पर्व उत्सव मनाया गया है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों साथियों उड़ीसा। राजा पर्व उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, किस तरह राजा पर्व उत्सव को मनाने की प्रवृत्ति है? तो ये क्या होता है दोस्तों कि जिस प्रकार ये क्या हो जाता है, धरती की जो धरती माता है, इस धरती माता के मासिक धर्म पर यह आधारित है। धरती माता के मासिक धर्म पर इसमें आधारित है। ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का त्योहार है जिसमें धरती माता के मासिक धर्म के बारे में बात की जाती है। और धरती माता को क्या माना जाता है? देवी के रूप में माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि इस त्योहार में ये माना जाता है कि इसमें 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार में क्या होता है कि जो वहाँ की लेडीज है, जो वहाँ की औरत और बालिका है, उनको बालिकाओं को वहाँ पर कोई काम नहीं करना रहता 3 दिन तक। 3 दिन तक वो क्या करती है? रेस्ट करती है, आराम करती है। और ये इस तरह से धरती माता के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। एक तरह से ये यूनिक फंक्शन होता है जिसमें कि ये महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो एक तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए ये मनाया जाता है, जिसका उत्सव का नाम क्या है? राजा प्रभा उत्सव। राजा प्रभा उत्सव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये 14 जून को मनाया गया है राजा प्रभा उत्सव। और कहाँ का ये त्यौहार है? तो ये त्यौहार है उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का ये त्यौहार है। बात इतनी से रखनी है, धरती माता के मासिक धर्म के रूप में मनाते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए इसको मनाया जाता है। और कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो 3 दिन का ये त्योहार होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपको साथियों ये भी पता होगा कि इसमें क्या होगा, तो जो उड़ीसा पर्यटन विभाग है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगर इसकी बात करते हैं अपन उड़ीसा के, तो उड़ीसा के बारे में आपको पता होगा कि उड़ीसा के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो आपने एक सुनी होगी धानु यात्रा। धानु यात्रा का नाम आपने सुना होगा, जो कहाँ की है? उड़ीसा की। और धानु यात्रा किससे रिलेटेड है? तो ये कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान से और कंस से रिलेटेड है। कृष्ण भगवान से और कंस से रिलेटेड है धानु यात्रा, जो कहाँ का पर्व है? ये उड़ीसा का पर्व है साथियों। कहाँ का पर्व है? उड़ीसा का पर्व है। अगर हम इसी में बात करते तो आपको ये भी पता होगा कि जो जगन्नाथ भगवान जी, जगन्नाथ की बात करते हैं, वो जगन्नाथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है? तो जगन्नाथ यात्रा की हम बात करते हैं, वो कहाँ निकाली जाती है? जगन्नाथ यात्रा। ये जगन्नाथ यात्रा कहाँ पे निकाली जाती है? तो ये पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है। आपने सुना होगा रथ यात्रा, रथ यात्रा निकालते हैं ना भगवान जगन्नाथ जी की, रथ यात्रा का नाम सुना होगा। ये पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है। धानु यात्रा कृष्ण और कंस जी की इसमें
क्या होता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको भी हाल ही में उड़ीसा की हम बात करते हैं रिसेंट डेज में, तो आपको पता है भितरकनिका, प्रसिद्ध भितरकनिका इसमें चर्चा में रहता। भितरकनिका और सिमलीपाल, भितरकनिका और सिमलीपाल कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, कहाँ के, उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है। और मुझे आप उड़ीसा के गवर्नर और सीएम बता दीजिए। भितरकनिका क्यों प्रसिद्ध रहा था, तो आपको पता है मैग्रोव जो वन है यहाँ के, मैग्रोव वन और पानी के कहते हैं मगरमच्छ, इनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी। गुरुजी क्यों क्षति पहुंची थी, तो मगरमच्छ की बात कर रहे हैं, मगरमच्छ की बात कर रहे हैं। इनको क्षति क्यों पहुंची थी साथियों, तो इनको क्षति इसलिए पहुंची थी कि जो हेस तूफान आया था, हेस तूफान कहाँ से आया था, बंगाल की खाड़ी से आया था। और जो हेस तूफान बंगाल की खाड़ी से आया था, तो इसने क्या किया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। मैग्रोव वन जो भितरकनिका के, भितरकनिका नेशनल पार्क में स्थित है। साथ के साथ अगर हेस तूफान की अगर मैं बात कर लूँ, तो हेस तूफान बंगाल की खाड़ी से आया था। कहाँ से आया था, बंगाल की खाड़ी से हेस तूफान आया था साथियों। और साथियों मैं बता दूँ, हेस तूफान का नाम दिया था इस साल ओमान ने। किसने दिया था, ओमान ने नाम दिया था, जिसका अर्थ है निराशा। क्या नाम है, निराशा इसका अर्थ है। ये सारी चीज़ें आपको उड़ीसा के बारे में ध्यान रखनी है। और धनु यात्रा, जगन्नाथ और राजा प्रभु उत्सव, इसके बारे में आपको उड़ीसा के बारे में ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और बताते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में जो हम बताते हैं, ये धरती माता को मासिक धर्म होता है और मानसून आने की जो संभावना होती है, इन्हीं गतिविधियों को लेकर क्या किया जाता है, राजा प्रभु उत्सव मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने फीटा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम के तहत शुरू किया है। ये त्योहार केक की जो किस्म है, केक जो काटते हैं अपन, वो केक फेटा, उसी पर ये क्या है, आधारित है। और 3 दिनों के लिए इसमें क्या होती है, महिलाएं काम नहीं करती, महिलाओं को इसमें क्या किया जाता है, आराम दिया जाता है कि आप काम करो। हम बात करते हैं असम नहीं, सॉरी, इसमें किसकी बात करें अपन, उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। लोकसभा की सीटें बात करते हैं तो 21 है, राज्यसभा की 10 है और विधानसभा की 147 है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, उड़ीसा की। राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और बात करते हैं अपन लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की कितने साथियों, 147। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो सिमलीपाल और भितरकनिका, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सिमलीपाल और भितरकनिका यहाँ के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो एक बार धमाकेदार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी मित्रमंडली जी को आप बुला लीजिए। आगे चलते हैं, देखो बात करेंगे इसी में। तो ये आपको राजा प्रभु उत्सव जो उड़ीसा का मनाया जा रहा है, 14 जून 2021 को ये राजा प्रभु उत्सव मनाया गया है। 3 दिवसीय ये पर्व होते हैं जो नारी सम्मान को बताता है। ठीक है, पीटा ऑन व्हील्स, ये सब माना जाता है कि इस अवधि के दौरान धरती माता को मासिक धर्म होता है और मानसून आते ही भविष्य की कृषि गतिविधियों के बारे में आपको पता है, कृषि गतिविधियां यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में उपलब्ध है, एक बार आप इसको देख लेना। उड़ीसा की बात करते तो उड़ीसा इस यहाँ पर स्थित है, और उड़ीसा की यहाँ बात करते हैं, ये पश्चिम बंगाल के इनके बॉर्डर से लगा हुआ है उड़ीसा, और ये यहाँ पर बंगाल खाड़ी के निकट है, जिसमें ये बात करते हैं अभी हाल में इस तूफान आया था। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की जो कि अपने आप में एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और इंपॉर्टेंट रोल रखने के साथ साथ मैंने आपको पिछले सेशन में बात की थी, आपसे मैंने बहुत ही डिटेल से बात की थी G7 शिखर सम्मेलन बात की है ना। जिस तीसरे में मेरा वीडियो देखा है पिछले सेशन का, एक बार बात की मैंने G7 शिखर सम्मेलन की, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल से उसमें मैंने बात की थी। तो इस G7 शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था, इन सारी गतिविधियों के बारे में मैंने बात कर ली थी। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो G7 शिखर सम्मेलन के बाद कहाँ जाएंगे, नाटो के शिखर सम्मेलन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नाटो के शिखर सम्मेलन में जाएंगे। नाटो के शासना अध्यक्ष की 31वीं औपचारिक बैठक जो कि 14 जून को घटित हो गई 2021 को कहाँ आयोजित की गई है। तो ये आयोजित कहाँ की गई है साथियों, जो नाटो की बात कर रहे हैं अपन, के कहाँ पर आयोजित की गई है, तो ये की गई है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नाटो की हम बात करते हैं तो नाटो के बारे में पहले आप जान लो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेटी
ऑर्गेनाइजेशन। और हम इसकी बात करते हैं तो नाटो की स्थापना, आप मुझे ये बता दीजिए नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और मुझे यह भी बता दीजिए कि नाटो के अलावा किसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ नाटो की, तो नाटो की स्थापना कैसे हुई थी, तो नाटो के अलावा हम बात कर ले तो एक महत्वपूर्ण बिंदु पहले मैं बताना चाहूँगा। तो नाटो की स्थापना किसका हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का। इस यूरोपियन यूनियन के बारे में अभी हाल ही में कल ही के सेशन में मैंने आपसे बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि यूरोपियन यूनियन के 2 आदमी, कितने आदमी, 2 आदमी, जिसमें कि एक लेडीज थी, एक व्यक्ति शामिल था, जो कि अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में गए थे। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, G7 शिखर सम्मेलन। जिस बच्चे ने मेरा ये सेशन देखा है बता दीजिए, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कार्बिस बे। कहाँ पर, कार्बिस बे, जिसकी हमने बात की थी, कार्बिस खाड़ी की कार्बिस बे डिक्लेरेशन आपको बोला गया था, और डिक्लेरेशन की हमने बात की थी, कार्बिस बे डिक्लेरेशन। और ये G7 शिखर सम्मेलन में EU के, यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं, 27 सदस्य हैं। नाटो में कितने सदस्य हैं, तो 30 सदस्य नाटो में शामिल हुए। कितने देश शामिल है नाटो में, तो नाटो में 30 देश शामिल है। कितने देश शामिल है, 30 देश नाटो में शामिल है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, तो वो भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अभी हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के एक तो कमिश्नर, कौन, कमिश्नर की हमने बात की थी, जिन मैडम का नाम था, उन मैडम का नाम क्या था, उर्सुला मैडम। क्या था, उर्सुला मैडम, उर्सुला की हमने बात की थी। और यूरोपियन यूनियन के जो अभी हाल में जो कमीशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे, माइकल साहब। कौन थे, माइकल साहब। ये दोनों मैंने आपको अभी हाल ही में कल ही के सेशन में G7 शिखर सम्मेलन जब हुआ था, अपना कार्बिस बे डिक्लेरेशन बोला गया है, इसी के तहत मोदी जी ने जो लाइसेंस की मांग की थी, इसी की चर्चा की थी हमने G7 शिखर सम्मेलन की पूरी डिटेल से। आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। अब नाटो की हम बात करते हैं तो नाटो की स्थापना के पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं। नाटो की स्थापना की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ था 1945 तक, उसके बाद क्या होता है, जो अपना अमेरिका है, और अमेरिका और USSR, जिसकी हम बात करते हैं USSR जो की बात करते हैं, ये नोट कर लिया है तो इसको मैं बैठा देता हूँ, और इसी के बारे में देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो सुनो, तो आपको पता है नाटो की जो स्थापना हुई थी वो किससे हुई थी, तो आपको पता है कि वर्ल्ड वार के 1945 के बाद में क्या हुआ, USSR और USA अमेरिका के बीच में क्या होगा, एक तरह से युद्ध छिड़ गया। अब USSR और USA के बीच युद्ध छिड़ गया तो ये क्या हो गया, USSR को निपटने के लिए USA ने, अमेरिका ने क्या किया, 30 देशों के जो अपने जो मित्र मंडली थी, उस मित्र मंडली के साथ क्या कर दिया, इससे निपटारा करने के लिए, इससे निपटने के लिए एक संगठन की स्थापना की, और इस संगठन को बोला गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो इसने बोला गया, किसके द्वारा बनाया गया, तो अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ ये बनाया गया, सहयोगी देशों के साथ ये बनाया गया, कौन, नाटो बनाया गया। अब इसमें क्या होगा, जो USSR है, इस USSR ने भी क्या किया, जब नाटो की स्थापना हुई थी तो नाटो के बाद में क्या हुआ कि USSR ने भी सोचा कि हमें भी कुछ बनाना है। क्या बनाना है, तो इन्होंने साथ में क्या बनाया था उस टाइम पर, WTO। क्या बनाया था, WTO इन्होंने बनाया था, वो वाला WTO नहीं, दूसरा वाला WTO, जिसका नाम था वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बनाया गया था, USSR किस में कन्वर्ट हो गया था, तो 15 देशों में ये टूट गया। किस में टूट गया, 15 देशों में टूट गया। अभी हाल ही में जो रशिया है, इस रशिया और अमेरिका का जो मुद्दा है, इन्हीं को लेकर है। तो WTO भी जैसे कि ये USSR की USA इसमें क्या हो गया था, इसको हरा दिया था, और हराने के बाद इसमें कौन जीता था, अमेरिका जीत गया था। अमेरिका ने जीत गए के बाद भी ये नाटो अभी हाल ही में बना हुआ है, लेकिन ये संगठन क्या हो गया, खत्म हो चुका है, जिसका नाम था वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था, वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
WTO जो किसके द्वारा बनाया गया था, USSR, ये रशिया के द्वारा बनाया गया था, ये क्या हो गया, खत्म हो चुका है, मतलब ये हट गया है। और हम बात करते हैं नाटो जब बनाया गया था, इससे निपटने के लिए ये बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन ये संगठन अभी हाल ही में चर्चा में है और ये क्या है, अभी हाल ही में बना हुआ है। तो आपको नाटो की सारी कहानी एक तरफ से शॉर्ट डिटेल में मैंने बताना चाहा है और ये सारी चीज़ें आपको शामिल, जो बात करते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। नाटो की बात करते हैं तो 30 देश इसमें शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 30 देश शामिल थे। और अभी हाल में एक देश जुड़ा है, देश कौन सा, जो बात करते हैं हम नॉर्थ की बात करते हैं, जो नॉर्थ का था मैसेडोनिया। एक देश है 2020 में नया जुड़ा था, नॉर्थ मैसेडोनिया। क्या नाम है, नॉर्थ मैसेडोनिया, जो नया देश इसमें शामिल हुआ है नाटो में। ये सारी चीज़ें आपको नाटो से संबंधित है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। आपको सारी चीज़ें ये समझ में आई होगी। आगे चलें, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, जो W2 बनाया गया था ना, ये वो पोलैंड में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। नाटो का ब्रुसेल्स समिट हो गया जो कि 14 जून 2021 को हुआ था। नाटो कैसे बना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और नाटो का जो बात करते हैं, इसमें जो जॉन बाइडेन है, ये जॉन बाइडेन गए हैं। और मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ नाटो, अभी हाल ही में जो बात करते हैं नाटो के द्वारा, आपको ध्यान होगा साथियों, नाटो के द्वारा 30 देशों ने अभी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया था। पता है, जिसको पता है एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि नाटो के द्वारा एक अभ्यास किया था जिसका नाम है स्टीड पास्ट युद्ध अभ्यास। नाम सुनना होगा, स्टीड पास्ट युद्ध अभ्यास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीड पास्ट युद्ध अभ्यास, स्टीड पास्ट युद्ध अभ्यास, जो कि 30 देश, जो नाटो के 30 देश है, इन नाटो के 30 देशों ने मिलकर इस युद्ध अभ्यास को किया था। 30 देशों ने मिलकर इस युद्धाभ्यास को किया था जिसका नाम है स्टीड पास्ट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तरह से रिवीजन के लिए ध्यान रखनी है। और हमने सारी चीज़ें बता दिया नाटो का जो बात करते हैं। इसी के अलावा हम बात करते हैं तो आपको थोड़े से जो मैं बताता जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पूछने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस का आप क्या करना, जवाब देना। पहले मैं उन क्वेश्चन को आपसे पूछता जा रहा हूँ। ये नाटो का भविष्य के बारे में इन्होंने चर्चा की है। 2030 के एजेंडा के लिए इन्होंने क्या किया था, भू रणनीतिक वातावरण, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, इस सभी को देखते हुए नाटो की भूमिका इसमें शामिल की गई है। ठीक है, आगे चले, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, अगर आप तैयार हो तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपको ये बताना है साथियों कि आपको मुझे ये बताना है, एक सेकंड आप मुझे ये बताओ, लिखता जा रहा हूँ मैं, आप बताना। आप मुझे ये बताना कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, किनका, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। पहला तो ये हो गया। दूसरा जी हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई देते जाओ, जल्दी जल्दी आप क्या करते जाओ, आंसर देते जाओ। अगर मैं बात कर लूँ विश्व व्यापार संगठन की बात करता हूँ, विश्व व्यापार संगठन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये विश्व व्यापार जो संगठन की बात करते हैं तो ये संगठन कहाँ पर है, संगठन कहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर है, इसका भी आपको आंसर देना है। चौथा है आपके लिए क्वेश्चन आज का, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में चाप दो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी विद्यार्थी को पता नहीं है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ, आंसर दो, और अगर पता नहीं है तो नोट करते जाना, और नोट करते जाए आप क्या करना, इन सारी चीज़ों को नोट करके जाना और अपनी दीवार में चिपका लेना। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है साथियों, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में, द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है इसका, जेनेवा में, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में। और ये भारत में है साथियों, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये गुरुग्राम है, गुरुग्राम हरियाणा में, ये है गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जो अभी हाल में FAO चर्चा में रहता है, FAO की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कहाँ पर हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए यूनेस्को की हम बात कर लें, यूनेस्को जो विश्व धरोहर शामिल में अभी हाल ही में 6 सूचियाँ शामिल की गई है भारत की, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो FAO को आपको पता है कि रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, एक सेकेंड
एफओ की बात करते हैं तो कहाँ पर है, रोम इटली में। और यूनेस्को का आपको बताना है, जल्दी से बताओ जो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर हम बात करते हैं तो कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में हेड क्वार्टर है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में। जो बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की हम बात करते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में। एफएओ की हम बात करते हैं तो रोम इटली में एफएओ का है। और यूनेस्को की हम बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस में एफएओ का जो गठबंधन है, जो हेड क्वार्टर है एफएओ का कहाँ पर है, हमने बात कर ली। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक तरह से इनको छाप लेना और ये बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, याद है आपको। ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ जब होगी जब आप डेली हमारे साथ रिवीजन नहीं करोगे, डेली हमारे साथ पढ़ोगे नहीं। अगर आप रिवीजन करते जा रहे हो और पढ़ते जा रहे हो और आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनता जा रहा है करंट जीके और स्टैटिक जीके वार, तो अंगुलियों में आप क्या करोगे, जीके को नचाने लग जाओगे, अंगुलियों में जीके को नचाने लग जाओगे। लेकिन ये जब होगा जब आप कम से कम 1 महीना हमारे साथ जुड़े रहोगे और सारी चीज़ों को एक ईमानदारी के साथ नोट करते हुए जाओगे और साथ के साथ मेरे पूरे सेशन अटेंड करते हुए आप नोट करते जाओगे, तभी ये सारी चीज़ें होगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ संघर्ष करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के लिए कुछ ना कुछ गतिविधियां अपने को छोड़नी पड़ती है जो कि फालतू टाइम वेस्ट करती है। आगे चलने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भैया इसके बारे में राजस्थान वालों के लिए एक तरह से बहुत सुनहरा मौका है। जो भी राजस्थान के बच्चे हैं जिनकी 10th एंड 12th में अच्छी परसेंटेज है तो उनका लिए बहुत सुनहरा मौका है कोचिंग वगैरह करने का। और बाहरी राज्य वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए भी काश ऐसी सुविधा मिल जाती। तो हम बात करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, किस राज्य ने वंचित छात्रों को की सहायता के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति वो वाली प्रीति नहीं है ना, अनुप्रीति कोचिंग योजना, कोचिंग योजना। ये कोचिंग योजना की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है भैया राजस्थान ने। किसने की है, तो हमारो राजस्थान ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। अब गुरुजी ये तो शुरू कर दी, लेकिन इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या होगा, जिस परिवार के बच्चों की या परिवार के जो भी बच्चा कोचिंग करना चाहता है उस परिवार के 8 लाख से कम इनकम हो। क्या हो, पहले तो 8 लाख से कम इनकम हो, मतलब उनकी आय क्या होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही के साथ उसकी जो परसेंटेज है वो 10वीं और 12वीं की परसेंटेज क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसी की परसेंटेज के आधार पर वो क्या कर सकता है, कोचिंग कर सकता है। अब किस किस कोचिंग में वो भाग ले सकता है, तो वो नीट की भी तैयारी कर सकता है, IIT की भी तैयारी कर सकता है, IAS की भी तैयारी कर सकता है, RS की भी तैयारी कर सकता है। राजस्थान में रीट जो बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है आजकल, बहुत फेवरेट एग्जाम बना हुआ है, रीट की भी तैयारी कर सकता है, पटवार की भी तैयारी कर सकता है और साथ के साथ पुलिस कांस्टेबल या अन्य एग्जाम की भी वो तैयारी कर सकता है। किसमें, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से। अब इसमें क्या होगा कि इस कोचिंग के माध्यम से हम बात करते हैं तो इसमें यह होगा साथियों कि इसमें कम से कम 1 लाख रुपए की, कम से कम 1 लाख रुपए की क्या मिलेगी, सहायता राशि मिलेगी। सहायता राशि कितनी मिलेगी, 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। ये सभी के लिए है। और 10वीं 12वीं में जिन प्यारे बच्चों के अच्छी परसेंटेज है, जिन्होंने शुरुआत से मेहनत की है, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, समझनी है। और इस स्कीम को चलाया जा रहा है जो कि अनुप्रति योजना के नाम से ये स्कीम है। और ये किसके द्वारा, इसको कौन संभालेगा, तो इसको संभालेगा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। कौन संभालेगा, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत चलाई जाएगी। सहायता राशि 1 लाख तक दी जाएगी और राजस्थान में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा। राजस्थान की मैं आपसे बात कर लूँ पहले, तो राजस्थान की राजधानी आपको पता है जयपुर है। राजस्थान की राजधानी के बारे में सब जानते हो, पिंक सिटी। जो हम बात करते हैं, कौन है जो बात कर रहे हैं अपन, जयपुर। कलराज मिश्र क्या है, राज्यपाल है।
अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10 और 200 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य सरिस्का, केवलादेव, घना, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स जो आपकी बात करते हैं, ये इसमें मुकंदरा हिल्स ये सब राष्ट्रीय अभयारण्य यहाँ के प्रसिद्ध है राजस्थान के। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट विल बी द नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम। ये इसकी एजेंसी के तहत चलाई जाएगी। स्कीम का नाम है अनुप्रति योजना और ये किसके लिए दी जाएगी? तो ये दी जाएगी साथियों SC ST, अरे यार रुक जाओ, ये दी जाएगी साथियों SC ST OBC BPL जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको ये दी जाएगी। उनके परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को ये सहायता राशि दी जाएगी और सहायता राशि है 1 लाख रुपए। कितनी सहायता राशि है? ये 1 लाख रुपए। ये राजस्थान की अनुप्रति योजना है। अगर मेरे जनरल वाले प्यारे विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। जो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। कितनी राशि दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना की पहली बार में क्या होगा, शुरुआत नहीं हो रही, ये वसुंधरा जी के टाइम में भी चलती थी और अभी हाल में इसका नाम मिल गया मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और शुरू में ये पैसे के अभाव में क्या होते हैं, प्रतिभागी जो छात्र है वो वंचित रह जाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाते। इसके तहत ये सहायता राशि दी जाएगी और मेरिट का निर्धारण किससे आधार पर होगा? 12वीं तथा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट का इसमें निर्धारण होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 10वीं और 12वीं की परसेंट जिसकी भी चाहिए तो तैयारी कर ले बड़ी कोचिंग में जाने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। मैं आपके लिए पूरी न्यूज कटिंग लेकर आया हूँ जो कि हम बात करते हैं। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट वो रोल है, जो भी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो भी है राजस्थान सरकार के, उनके जो बच्चे हैं उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी पहले। जैसे कि हम बात करते हैं कोचिंग के लिए, आपको पता है जो सहायता राशि एक तरह से क्या बोला जाता है उसे, तो उस राशि जो नहीं मिलती थी, लेकिन इसमें ये सहायता राशि उनको भी मिलेंगी। जो कर्मचारी के बच्चे हैं उनको भी इनको में क्या मिलेगी? सहायता राशि मिलेगी। वो किस आधार पर मिलेगी? जिनका भी मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, मैट्रिक्स लेवल 11 तक जो प्राप्त कर रहे हैं, मैट्रिक्स लेवल 11 तक का जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन वेतन वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी ये सहायता राशि दी जाएगी। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैंने बता दिया आपको SC ST OBC आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS कैटेगरी वाले इसमें शामिल होंगे और 12वीं और 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो एक तरह से राजस्थान के जो भी बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, हमारे लाडले बच्चे, हमारे रसगुल्ले गुलाब जामुन जो भी है, जिनके 10वीं 12वीं में अच्छी परसेंटेज है, वो इस फॉर्म को अप्लाई करके आने वाले एग्जाम में भविष्य को देखते हुए बड़ी बड़ी कोचिंग में जाना चाहता है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, घर परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या घर परिवार वालों की 8 लाख से कम आए हैं, तो वो सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे और इस योजना के तहत अपने लाभ उठाकर आने वाले जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करके अच्छे पद में जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाती अनुप्रति योजना के माध्यम से। ये सारी सरकार आपको क्या देगी? लाभ देगी। 1 मिनट इसे पढ़ लो कि क्या किया जाएगा इसमें। तो साथ ही इसमें क्या होगा, जो बात करते हैं जितनी स्कीम निकाली गई उसमें 50% तो क्या होगी, छात्रा भी शामिल होगी। इसमें भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध कराई जाएगी और योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। और इसमें अपना आवास छोड़ अन्य शहर से जो कोचिंग करने आते हैं उनको ये राशि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें रहने और खाने के लिए 40,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। और जो बात करते हैं, एक सेकेंड इसमें देखना, आप देखना, RS और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षाएं, ये सिर्फ जो परीक्षा होती है RS लेवल की, SI लेवल की, जिनका ग्रेड पे 3600 पे होता है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 होता है, इसके ऊपर की जो भी अन्य परीक्षाएं होगी, रीट राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RPSC द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 की जो होगी, वो वाले विद्यार्थी
पैरामेट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षाएं, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा और क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। जो भी विद्यार्थी इसमें पात्रता रखता है वो अप्लाई कर देना। ठीक है, आगे चले और पढ़ने में आप जोर देना, क्योंकि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और आपको पता है एक अच्छा मुकाम पाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। और उस मेहनत का फायदा जिसने भी 10वीं 12वीं में मेहनत की होगी ना साथियों, उसको देख रहा आप कितना फायदा होगा। जो भी प्यारा बच्चा गरीब परिवार से होगा उसको सारी सुविधा मिल जाएगी, तो कितना खुश होगा और आगे उसकी जो सपने देख रखे उसने वो अपने साकार कर लेगा इस सुविधा के माध्यम से। तो आपको मेहनत ऐसा नहीं कि एक साल निकल गया मुझे केवल एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास नहीं करना, आप अच्छी मेहनत करोगे किसी भी एग्जाम में, चाहे वह आपका कंपटीशन हो या आपका फिर 10th या 12th का हो, तो ये अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ोगे तो ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। ये साइकोलॉजी का ट्वीट है, आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी और ये 1 साल के लिए दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल तक की तैयारी कर रहे हो तो 2-3 साल तक आपको मिल जाएगा, 1 साल तक के लिए ये दी जाएगी। राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान, इधर पाकिस्तान नल्ला बॉर्डर है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा, और यहाँ पर हरियाणा की सीमा, इधर से गुजरात की और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के लिए, राजस्थान से सटी हुई है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का 4थे नंबर का, और 4थे नंबर का हमारा क्वेश्चन है साथियों CPAP। क्या नाम है? CPAP, जिसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। क्या नाम है? अरे यार इसको छोड़ो, यहाँ पे लिखी हुई ना, क्या दिक्कत है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों CPAP कंटिन्यूस एंड पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में जीवन वायु उपकरण किसने विकसित किया है? तो जिसकी हम बात करते हैं तो अभी हाल में कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में जीवन वायु उपकरण, क्या नाम है? जीवन वायु उपकरण। अब ये छोटा सा एक उपकरण होगा साथियों। अब ये कहाँ यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा? तो आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा कोरोना महामारी में, उस बीमारी का नाम क्या था? ब्लैक फंगस। क्या नाम था? ब्लैक फंगस। क्या नाम था? ब्लैक फंगस। क्या बोला जाता है ब्लैक फंगस को? अब जिसको भूल गए वो कमेंट बॉक्स में जवाब दो। म्यूकर माइकोसिस। अब इस म्यूकर माइकोसिस में क्या प्रभावित हो रहा था? तो इसमें प्रभावित हो रहा था सर आंखें प्रभावित हो रही थी। क्या प्रभावित हो रही थी? आंखें प्रभावित हो रही थी। अब क्या हुआ था, ये आंखें प्रभावित क्यों हुई थी? जब अपन कोरोना वायरस का जो संक्रमित मरीज था, कोरोना वायरस का जो संक्रमित मरीज था साथियों, तो उसको ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही थी, और वो ऑक्सीजन जो चढ़ाई जा रही थी तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता, जो मास्क वेंटिलेटर लगा रहे थे, वो एक तरह से क्या हो रहा था, साफ नहीं हो रहे थे, आ रहे थे वेंटिलेटर लगा रहे थे, ऑक्सीजन की जो लाइन पाइपलाइन है वो एक तरह से साफ नहीं हो रही थी, और साफ नहीं होने के कारण उसमें क्या जा रहा था, इन्फेक्शन जा रहा था। क्या जा रहा था? इन्फेक्शन जा रहा था। एक मरीज से दूसरे मरीज के बीच में इन्फेक्शन, संक्रमण फैलता जा रहा था ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस बीमारी के कारण। तो आपको पता है आंखें प्रभावित हो रही थी, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या लगाया जाएगा? अब उस ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइपलाइन में लगाया जाएगा जीवन वायु उपकरण। क्या लगाया जाएगा? जीवन वायु उपकरण। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। कहाँ पर? IIT रोपड़ के द्वारा ये बनाया गया है। और ये IIT रोपड़ कहाँ की है? मुझे तो बस इतना बता दो कि IIT रोपड़ ने अभी हाल ही में जो जीवन वायु उपकरण बनाया गया है, ये कहाँ की जो बात कर रहे हैं, कहाँ की यूनिवर्सिटी है? IIT रोपड़। तो ये मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें, तो ये कितना प्रभावी होगा? तो ये 99.99%, मतलब लगभग 100% ये क्या होगा? प्रभावी होगा। क्या हम क्या करेगा? जो इन्फेक्शन आ रहा है पाइपलाइन के थ्रू एक तरह से फिल्टर कर देगा, क्लीन कर देगा। क्या कर देगा? फिल्टर और क्लीन कर देगा। किसको? जो भी यहाँ पर वायरस वगैरह जो भी आ रही दिक्कतें, जो बात करते हैं, जो एक तरह से अपने मुंह पे जाने वाले हैं, उनको फिल्टर और क्लीन कर देगा। कौन? जीवन वायु उपकरण। ये सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। ये किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है साथियों IIT रोपड़ ने। आपको एक चीज़ भी ध्यान होगी, अभी
हाल ही में मैंने थोड़े दिन पहले आईआईटी रोपड़ के बारे में पढ़ा था, ध्यान ये नहीं है आईआईटी रोपड़ के बारे में क्यों पढ़ा था, क्योंकि जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें इंडिया के टॉप 3 कॉलेज के आए थे, विश्वविद्यालय शामिल थे, जिसमें कौन कौन सा था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलुरु, क्या नाम था, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलुरु, दूसरा था आईआईटी रोपड़, कौन सा था, आईआईटी रोपड़, और तीसरा था साथियों आईआईटी, कौन सा, आईआईटी की हम बात करते तो इंदौर तीसरा इसमें शामिल था। ये मैंने तीनों के बारे में आपको अच्छे से बताया था। आईआईटी रोपड़ ने अभी हाल ही में क्या विकसित किया था, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव, कोल्ड स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव अभी हाल में विकसित किया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया था साथियों। कौन सा, कोल्ड स्टोरेज, जो कि एक तरह से पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव था, वो आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया था। अभी हाल ही में अपन ने किन किन आईआईटी की बात की थी, तो आईआईटी मंडी की हमने बात की थी, आईआईटी गुवाहाटी की हमने बात की थी, गुवाहाटी की हमने बात की थी। अब ये आईआईटी गुवाहाटी की और आईआईटी मंडी की क्यों चर्चा की थी, तो आईआईटी मंडी ने तो क्या किया था, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है वो अलग किया था। उस प्रोटीन का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो इसने क्या किया था, प्रोटीन को अलग किया था, क्या था, प्रोटीन को अलग किया था। नाम क्या था, तो वो नाम था साथियों NSP1, क्या नाम था, NSP1। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया था, एक स्मार्ट विंडो विकसित की थी, एक स्मार्ट विंडो विकसित की थी, किसने, तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने एक स्मार्ट विंडो विकसित की थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और मुझे एक चीज़ ये बता दो कि थोड़े दिन पहले क्या आई थी QS वर्ल्ड रैंकिंग में, अभी हाल में कौन कौन सी जो बात करते हैं, इसमें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी आई थी QS वर्ल्ड रैंकिंग में, QS वर्ल्ड रैंकिंग निकाली गई थी, उसमें कौन आया था, तो उसमें कौन आया था, आईआईटी बम्बई, कौन आया था, आईआईटी बम्बई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर मैंने आपको आंसर बता दिए। अब आप बात करते, आप आगे चलते और मैं बताता हूँ श्वसन वायु कैसे काम करेगा। और ये देखो, आईआईटी रोपड़ डेवलप पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु। ये देखो, ये एक ऐसा इस तरह से होगा और ये एक तरह से डिवाइस है, ये लगाया जाएगा, जो कि हम बात करते हैं जो पाइपलाइन होगी उसके बीच में ये लगाया जाएगा कि जो पॉजिटिव एयर वे प्रेशर के रूप में कार्य करेगी। ये देखो जीवन वायु, देखो इसको देखो आप, एक सेकेंड, अरे चल जाओ भाई, इसे देख रहे हैं कि देखो एयर इंटरमेंट है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपकी पायर सप्लाई हो रही है, ये यहाँ से सप्लाई जा रही है और इस सप्लाई के माध्यम से ये देखो ये पूरी सप्लाई जा रही है, ये पूरा वाल्व है। और ये जो DPAP जो मास्क लगा हुआ है, इसमें जो पीप वाले ये यहाँ पर लगा हुआ है जीवन वायु, ये जीवन वायु ये क्या करेगा, ये वायरल जो भी वायरल है उनको ये क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, वायरल फिल्टर कर देगा, क्लीन कर देगा और अपने अंदर जाने वाले वायरस को ये क्या कर लेगा, खत्म कर देगा, जिसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 90.99% इसकी एफिशिएंसी रखी गई है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन है, आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन सप्लाई हो गई तो ये सारी चीज़ें काम कर देगा जीवन वायु है, जो कि आपने बात करते हैं जीवन वायु जो डिवाइस है ये क्या करेगा, एयर एंटर्स एंड एक इनवेल्ट वायर फिल्टर है, जिसकी वायरल प्रभावकारिता 99.99% है, जो ये फिल्टर सुनिश्चित करता है कि हवा पर्यावरण से किसी भी रोगजनक को नहीं लाती है, सारी मतलब एक तरह से बिल्कुल क्लीन कर देगा। आईआईटी रोपड़ की हम बात करते हैं तो ये पंजाब की यूनिवर्सिटी है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये रूपनगर पंजाब की यूनिवर्सिटी है। ये 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और राजीव आहूजा, क्या नाम है, राजीव आहूजा यहाँ के क्या है, अभी हाल ही में डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आईआईटी रोपड़ के बारे में हो गई। और इसने क्या किया था, MB टेक नामक से एक चीज़ स्टार्ट की थी जो टेम्परेचर नापती है, जिसकी हमने बात की थी, है ना। ये सारी चीज़ें आईआईटी रोपड़ के बारे में हमने बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार हमारे साथ थम्स अप कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर आपका सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता समझने में आएगी साथियों, जब आप क्या करोगे, सोचने समझने की प्रयास करोगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया था, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसूदों को मंजूरी दे दी। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, और मुख्यमंत्री जो किसान योजना है, शायद ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया कल के सेशन में, तो आप देख लो एक बार, मुख्यमंत्री
एक सेकेंड, इसको बड़ा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना किसने लॉन्च की है? राजस्थान ने। और राजस्थान के बारे में अभी हाल ही में हमने चर्चा की थी, कल भी चर्चा की थी। तो ये राजस्थान ने की थी, इसमें 1000 रुपये दिए जाएंगे। 1000 रुपये किनको दिए जाएंगे? तो ये किसान भाइयों को दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? किसान भाइयों को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? जो भी इनका बिजली का बिल आता है, जो भी बिजली का बिल आता है खेती वगैरह करने में, इस बिल के माध्यम से 1000 की इनको सहायता राशि दी जाएगी राज्य सरकार राजस्थान के द्वारा। 1000 की सहायता पहुंचाई जाएगी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत। और जो बात करते हैं मैक्सिमम 12 महीने में 12000 रुपये की राशि आएगी। अगर किसी व्यक्ति का कम बिल आता है तो उस बिल के लिए भी 1000 रुपये दिए जाएंगे। ज़्यादा बिल आता है तब भी उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे और ऊपर का भुगतान वो खुद से करेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखनी है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसने की है? तो राजस्थान ने की है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1000 रुपये इसमें दी जाएगी राजस्थान की सरकार के द्वारा। राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्स ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। बस मुझे ये बता दीजिए, कुछ योजनाएं अभी हाल में प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई थी, उस राज्य सरकारों की जो बात करते हैं वो सारी स्कीम आपको ध्यान है या नहीं है? मैं यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि आपके एक तरह से रिविजन के लिए रहने वाले हैं। उन क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री शिशु योजना, क्या नाम है? मुख्यमंत्री शिशु योजना। आप बता दीजिए किसने स्टार्ट की? मुख्यमंत्री शिशु योजना। जिस भाई ने और जिसने भी ये क्या नाम से नोट नहीं कर रखे है तो एक बार नोट करके इन सभी योजनाओं को आप क्या करना, अपनी जो दीवार है उसमें चिपका लेना जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो, ठीक है। अभी हाल ही में अंकुर योजना, अंकुर योजना बता दीजिए, अंकुर योजना किसने लॉन्च की है? तो आपको पता है मुख्यमंत्री शिशु योजना तो असम ने लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी? असम ने, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए। अंकुर योजना एमपी ने, याद है? पौधे लगाओ 30 दिन के अंदर सेल्फी लो, फिर उसको क्या कर दो? लॉन्च कर दो। याद है आपको? ये बात करते हैं पर्वतधारा योजना। क्या नाम है? पर्वतधारा योजना। पर्वतधारा योजना जो भूमिगत जल के लिए निकाली गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा भूमिगत जल के लिए जो पर्वतधारा योजना निकाली गई थी वो बात करते हैं। महतारी दुलार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। महतारी दुलार योजना किसने लॉन्च की थी भैया? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की थी। महतारी दुलार योजना किसने लॉन्च की थी? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की थी। चिरंजीवी योजना, याद है आपको? चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना किसकी है? तो साथियों चिरंजीवी योजना है राजस्थान की। एक आधा आपको याद है, पता है? औषधि योजना, घर घर औषधि अभियान, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना किसकी थी? ये भी राजस्थान की थी। किसकी थी? घर घर औषधि योजना, ये भी किसकी थी? तो राजस्थान की थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आने वाले एग्जाम में एक ना एक नंबर आपको ये दिलाएगा। और ये सारी चीजें आपको दिलाएगा कौन? सारी चीजें कौन दिलाएगा? ये योजनाएं दिलाएगी। एक योजना और थी जो इंपॉर्टेंट थी, मिशन हौसला, मिशन हौसला योजना। ये उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा चलाई गई थी मिशन हौसला योजना। इसको भी आप नोट कर लेना, जो उत्तराखंड की जो पुलिस है इसके द्वारा ये चलाई गई थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और कंठस्थ याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट योजना और ध्यान आ रही है यार, उसका नाम है साथियों, क्या नाम है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। क्या नाम है? यहाँ पे लिख लो, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। और ये भी किसने चलाई थी? ये भी उत्तराखंड ने चलाई थी। तो ये देख लो आप सारी योजना, और ये किसने चलाई थी? उत्तराखंड ने चलाई थी। किसने चलाई थी? उत्तराखंड ने ये चलाई थी। यूके की हम बात कर ले, उत्तराखंड है ना, यूके की बात मत करो, यूके की तो ब्रिटेन बोल दोगे, उत्तराखंड ही लिख दो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड याद है? हिंद तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो बात करते हैं अपन नीदरलैंड के सहयोग से। अरे यार बहुत चीज़ें याद रखने की है, बस आप रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ। और ये एक बार अच्छा लग रहा है तो सेशन को डबल बार शेयर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मित्र मंडली है, जो भी नहीं आए वो वापस आ जाएंगे, जो भी अभी तक नहीं जगे वो जग जाएंगे, उनको वापस से बुला लो और सेशन को शेयर कर दे। और साथ के साथ एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। क्या कर रहा है? मज़ा आ रहा है सर, है ना? और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो एक बार धमाकेदार इस सेशन को तमसम कर दो। तो इसके रास्ता आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान ने। नोट कर लेना भैया, नोट करके अपने दीवार में चिपका लेना। और दीवार में चिपका के ऐसा नहीं मम्मी से बोल के दीवार में चिपका और मम्मी ध्यान नहीं देकर उसको मिटा दे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आने वाले एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हो गया आपका मुख्यमंत्री ऊर्जा संरक्षण जो भी है योजना हमारी, ये हो गई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस बैंक ने घर घर राशन जो कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अब यार आप बोलोगे कि सर ये घर घर जो राशन है ना, ये राशन घर घर राशन तो दिल्ली ने चलाया था। किसने चलाया था? दिल्ली ने चलाया था। लेकिन यहाँ पर दिल्ली तो ऑप्शन में नहीं है। तो घर घर राशन अभी हाल ही में बैंकों के द्वारा भी चलाया जा रहा है। और हम बात करते हैं आज, तो ये किसने चलाया है? तो ये IDFC बैंक ने चलाया है। किसने चलाया है? IDFC बैंक ने चलाया है। और ये IDFC बैंक ने किन के लिए चलाया है? तो इनके जो खाता धारक है, इनके जो खाता धारक है, उन खाताधारकों को क्या हुआ, कोरोना के साथ, कोरोना के क्या हुआ, कोरोना के जो बात करते हैं माहौल को देखते हुए इनके जो खाताधारकों का अकाउंट क्या हो गया, शून्य हो गया। गुरुजी अकाउंट शून्य क्यों हुआ? अरे भैया खर्चे इतने हैं यार। खाताधारकों का क्या हो गया, अकाउंट शून्य हो गया। और अकाउंट शून्य होने के साथ इन्होंने क्या कर दिया, उनको सहायता देने के लिए एक राशि जुटाई। किसने राशि एक साथ, जो सहायता राशि किसने जुटाई? तो ये सहायता राशि जुटाई साथियों IDFC बैंक के कर्मचारियों ने। किन्होंने जिताई? तो IDFC बैंक के जो भी कर्मचारी है इन्होंने क्या किया, इन्होंने साथियों सहायता राशि जुटाई। और इन्होंने लगभग 50,000, कितने, लगभग 50,000 की हम बात करें, इन खाताधारकों को क्या करेंगे, ये इन खाताधारकों को ये क्या करेंगे, खाना का सिस्टम पहुंचाएंगे। अब खाने के सिस्टम में क्या क्या पहुंचाएंगे गुरुजी? तो देखो ये नोट कर लिया, तो गुरुजी आपको बताते हैं। तो ये पहुंचाएंगे साथियों, इसमें 10 kg चावल, क्या पहुंचाएंगे, अरे यार 10 kg चावल आटा की हम बात करते हैं 10 kg। 1 kg इसमें चीनी क्या पहुंचाएंगे, 1 kg चीनी पहुंचाएंगे। 1 kg इसमें खाने का तेल पहुंचाएंगे, खाने का तेल पहुंचाएंगे। नमक इसमें पहुंचाएंगे, बिस्किट इसमें पहुंचाएंगे। सारी सुविधा क्या करेंगे, ये अपने क्या करेंगे, खाताधारकों के लिए पहुंचाएंगे, जिनकी कोरोना के चलते हुए जो क्या है एक तरह से अकाउंट खाली हो गया। और जो करीब खाताधारक है उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। किसके माध्यम से? IDFC बैंक के द्वारा। जो IDFC बैंक के खाताधारक है, वो कर्मचारी, उनके द्वारा ये पहुंचाई जाएगी। ठीक से, जो कोविड-19 से प्रभावित है उनको आजीविका के लिए पहुंचाया जाएगा। और IDFC फर्स्ट बैंक बन गया है घर घर राशन प्रोग्राम योजना लॉन्च करने वाला। ये आपको ध्यान रखनी है कि 2021 में ये पहला बैंक है IDFC बैंक। बैंक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक वालों के लिए ये पूछा जा सकता है। बैंक वाले इसको ध्यान दें। और IDFC बैंक की हम बात करते हैं, IDFC बैंक की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये सारी चीज़ें IDFC बैंक के बारे में ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे समझ में चलता है, आगे समझ में आ गया, समझ में आ गया तो आगे चले, आगे चलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस कस्टमर कोविड रिलीफ। IDFC फर्स्ट बैंक घर घर राशन प्रोग्राम। इसमें सारी चीज़ें आपको देखने के लिए, समझाने के लिए दे रखी है। जितने वर्ड में बोल देता हूँ उसी समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं समझाने की कोशिश को मैं अपने PDF में क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। और PDF के माध्यम से जब आप PDF लोगे तो अपने आप क्या कर लो, नोट कर लो और समझने की कोशिश इसमें कर लो। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। यहाँ पर देखो मैंने ये भी नोट किया है, जिसमें कि हम बात करते हैं 10 किलो चावल आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी, नमक, 1 किलो खाना बनाने का तेल, मिश्रित मसाले के 5 पैकेट, चाय और बिस्कुट और अन्य जरूरी चीज़ें करीब 1 महीने तक छोटे परिवार को सारा देने के लिए लॉन्च की गई है। IDFC बैंक की बात करते हैं तो अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो बात करते हैं क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी बात करते हैं तो इसके MD CEO है विद्यानाथन। कौन थे? विद्यानाथन। इसके क्या है, MD CEO इसके विद्यानाथन है। ये फर्स्ट बैंक बन गया है घर घर राशन पहुँचाने वाला। ठीक है, तो बैंक ने भी क्या किया है, कोविड-19 से प्रभावित लोगों के आजीविका के लिए क्या किया, इन्होंने भी सहायता पहुंचाने की राशि दान की है। मतलब इन्होंने भी एक तरह से प्लान बनाया है। देखो साथियों, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जो कि आपके रहने वाला है इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में NFC एक सेकेंड इसको देखना। NFC की हम बात करते हैं तो NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र। इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का नाम जानते हो, EID इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन का उपयोग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में NFC की बात करते हैं तो इसका मतलब है नियर फील्ड
कम्युनिकेशन, ये बारे में इसमें बात करते हैं। अब देखो सुनो, आपके पास कितने लोगों के पास घर में गाड़ियाँ हैं? नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो ऐसी बात करते हैं जैसे कि 4 व्हीलर होती है, आपने टोल टैक्स देखा होगा। इन टोल टैक्सों में जब गाड़ी निकल के जाती है तो आपको पता है टोल टैक्स में एक तरह से टोल लिया जाता है, भुगतान करना पड़ता है। उसी के बाद रोड पे में क्या कहते हैं, हाईवे में अपन गाड़ी निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, जिस प्रकार एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को गाड़ियों में बोला जाता है फास्टैग। क्या बोला जाता है? फास्टैग। तो आपने देखा होगा कि एक तरह से ऊपर के ऊपर सेंसर लगे रहते हैं, और जिन गाड़ियों में फास्टैग होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करके निकल जाते हैं। मन को वहाँ पे जो बैठा है उनको पैसे नहीं देने पड़ते। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप जान लीजिए कि फास्टैग के माध्यम से गाड़ी जैसे निकलती है ऑटोमेटिक उसका क्या होता है, एक रजिस्टर अकाउंट बना होता है। उस अकाउंट से जैसे गाड़ी निकलती है तो उसका टोल टैक्स पैसा कट जाता है। किसके माध्यम से? फास्टैग के माध्यम से, ठीक है। और ये कौन का आता है? टोल टैक्स वाला है। इसी तरह से क्या होता है, आपने कंपनियों में भी देखा होगा, कोई भी आदमी जा रहा है और उस जाने के पहले उसको आईडी कार्ड को क्या करना पड़ता है, कोई आईडी कार्ड होता है, उस आईडी कार्ड को एक मशीन पे लगाना होता है ना, क्योंकि उसकी एंट्री डिसाइड करने के लिए वो क्या करती है, मशीन लगी रहती है गेट पर, कि उसने आईडी कार्ड लगाया और उसकी एंट्री हो गई, हाँ भाई ये यहाँ ऑफिस में आया है। आते और जाते वक्त क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब अटेंडेंस लगवाते हैं। आपने अटेंडेंस के नाम से सुना होगा, ठीक है। इसी के आधार पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो कि बात करते हैं फास्टैग के आधार पर होगा। और ये स्टार्ट किया है, किसने किया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आईडी जो कि क्या करेंगे, जो भी कस्टमर वगैरह होंगे, कंपनियां वगैरह होगी, उन कंपनियां वगैरह में कस्टमर वगैरह जाएंगे, कस्टमर क्या, कर्मचारी जाएंगे, उनके अधिकारी जाएंगे, तो इस माध्यम से क्या करेंगे, उनका क्या लग जाएगी, अटेंडेंस लग जाएगी। और ये किसने किया है, तो पंजाब ने किया है। किसने किया है, जो EID लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ये बन गया साथियों पंजाब। पंजाब की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, कोई कर्मचारी आ रहा है, उसके पास वो कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड के माध्यम से जैसे वो गेट के माध्यम से गुजरेगा उसका जो क्या है, अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस उसमें क्या हो जाएगी, उसकी लग जाएगी। तो इस तरह से ये शुरुआत की गई है पंजाब के राज्य के द्वारा, ठीक है। पंजाब की बात करते हैं तो कोवैक्स गठबंधन में शामिल वाला कोवैक्स गठबंधन का नाम बताया था मैंने, जो दुनिया के 4 बात करते हैं, 4 जो बड़े बड़े संगठन हैं उनके द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है गरीब देशों को। उसमें कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के लिए पंजाब राज्य गया था। और साथ ही साथ हम बात करते तो पंजाब के बारे में अगर डिटेल से चर्चा करते हैं तो पंजाब की लोकसभा सीट 13, राज्यसभा 7, विधानसभा कितनी है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, लोकसभा कितनी है 13, राज्यसभा की हम बात करते तो 7, और बात करते हैं विधानसभा की तो कितनी है 114, कितनी है 117। 117 क्या है, इसकी विधानसभा सीटें। ये कहाँ की बात हो रही है। और यहाँ के राज्यपाल की हम बात करते हैं तो VP सिंह बदनौर, राज्यपाल की हम बात करें, एक सेकंड यार, राज्यपाल कौन है साथियों, तो VP सिंह बदनौर। VP सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल है। और बात करते हैं कैप्टन हरमिंदर सिंह, कैप्टन हरमिंदर सिंह यहाँ के क्या है, CM है। ये बात कर ली तो आपको समझ में आया होगा NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से क्या किया गया है कि ये शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको PDF में उपलब्ध हो जाएगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। राज्यपाल VP सिंह बदनौर है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117। ये सारी चीज़ें आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखनी है। और पंजाब की आपको ये भी ध्यान रखनी है साथियों कि आपको पता होगा एक तरह से जो कोरोना मुक्त पिंड अभियान था, एक सेकेंड, कोरोना मुक्त पिंड अभियान था वो किसने लॉन्च किया था, वो भी पंजाब ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, पंजाब ने लॉन्च किया था। तो ये पंजाब बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू यूज NFC बेस्ड AID। ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये निर्वाचक का नाम, पिता का नाम, इस तरह से ID कार्ड बनेगा। और पंजाब गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेट बन गए NFC के बाद इलेक्टेड ID कार्ड बनाने में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। वन सिंगल प्लेटफॉर्म के तहत ये एक्सेस किया जाएगा ऑल जो इसमें लॉन्च की जा रही है। आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। पंजाब आपको पता है कि पंजाब कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर में यहाँ पर पंजाब स्थित है। ये पूर्व उत्तर भारत का हिस्सा है। पंजाब हरियाणा यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है और उत्तराखंड इधर की बात है। ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान है, नल्ला पाकिस्तान है। ये पंजाब आपको समझ में आया होगा। अभी हाल ही में क्या हुआ
कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रमुख के रूप में नामांकन किया गया है और इसमें नामांकन के लिए किसे मंजूरी दी गई है। तो आपको पता है कि बात करते हैं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, अंकहाड़ याद है आपको, अंकहाड़ की हम बात करते हैं UNCTAD, ध्यान है अंकहाड़, और अंकहाड़ की हम बात करते हैं तो आपको पता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन हुआ था इसी के प्रमुख के रूप में रेबेका ग्रैंस, जिनका नाम है रेबेका ग्रैंस, और रेबेका ग्रैंस की हम बात करते हैं तो इन्हीं को हाल में इसका प्रमुख के रूप में क्या किया गया है, नामांकित किया गया है। क्या नाम है, रेबेका ग्रैंस। और हम बात करते हैं अंकहाड़ का जो मुख्यालय है वो जेनीवा में, कहाँ पर है, जेनीवा में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और ये क्या है, कहाँ स्थित है, जेनीवा में। आपको पता है ये किसके अंदर आता है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है। यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन की हम बात कर रहे हैं साथियों। और आपको ये भी पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अभी हाल में जो महासचिव बनाए गए वो महासचिव किन्हें बनाया गया है, वो बनाया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। किनको बनाया गया है, एंटोनियो गुटेरेस को। गुटेरेस को अभी हाल में महासचिव बनाया गया है और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था बताइए, मालदीव के विदेश मंत्री, मालदीव के कौन थे, विदेश मंत्री थे, जिनका नाम क्या है, अब्दुल्ला साहब। क्या नाम था साथियों, अब्दुल्ला साहब, जो मालदीव के विदेश मंत्री थे उनको अभी हाल में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एंटोनियो गुटेरेस क्या नाम है, जो कि यहाँ के महासचिव चुने गए। अब्दुल्ला शायद यहाँ को नजर नहीं आ रहा है तो इधर लिखता हूँ मैं अब्दुल्ला शायद, जो कि क्या के मालदीव के क्या है, विदेश मंत्री है। और इन्हीं को अभी हाल ही में यहाँ का अध्यक्ष चुना गया है यूनाइटेड नेशंस का। और ये एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी करने वाले, जो बात करते हैं विदेश निवेश रिपोर्ट जारी करता है। क्या करता है, विदेश निवेश रिपोर्ट जारी करता है। एक सेकंड रुक जा, विदेश निवेश रिपोर्ट ये क्या करता है, जारी करता है। अब मुझे क्वेश्चन जारी बता दो आप, कौन करता है, ये अंकहाड़ करता है, UNCTAD ये करता है। अब मुझे कुछ क्वेश्चन का आप जवाब दे दो। इस क्वेश्चन के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट कौन जारी करता है बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट कौन जारी करता है बताइए। ये करती है जुड़वा बहन की एक बहन IMF, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो करती है वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी होता है वो IMF के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अभी हाल ही में जो बात करते हैं, आपने बात कर ली तो ये अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये बात करते हैं रेबेका ग्रैंस को अभी हाल ही में इसका प्रमुख चुना गया है। ये देखो यूनाइटेड अप्रोच कोस्टा रिका ग्रैंसन, जो क्या नाम है, रिका ग्रैंसन है, ये अंकहाड़ की क्या बनी है, अध्यक्ष प्रमुख बन गई है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसमें नोट किया गया हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है, जो जिसकी बात करता है हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आज का कि अभी हाल ही में किस राज्य ने यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं यूके की, उस यूके को अभी हाल ही में यूके को क्या किया गया है, हाल ही में निर्यात किया गया है। और क्या निर्यात किया गया है, तो ये जर्दालू आम यार निर्यात किया गया है। क्या निर्यात किए गए, जर्दालू आम। और साथ ही जो जर्दालू आम है ये यूनाइटेड किंगडम ने मंगाया है, मतलब जो इंग्लैंड की बात करते हैं इन्होंने मंगवाए जर्दालू आम। और इस जर्दालू आम को कहाँ के GI टैग प्राप्त है, क्या प्राप्त है, GI टैग प्राप्त है। और ये GI टैग इसको कब मिला था, 2018 में GI टैग मिला। तो ये पहले वाणिज्यिक खेप निर्यात किया गया है। ये खां का जर्दालू आम की जो बात करते हैं उपज कहाँ होती है, तो ये GI टैग प्राप्त है बिहार से। कहाँ से, रिंकी के पापा बिहार से। और रिंकी के पापा बिहार से जर्दालू आम की उपज है, जिसे जर्दालू आम को GI टैग मिला हुआ है बिहार से। इसको यूके में क्या किया गया है, निर्यात किया गया है। और किस जिले से निर्यात बनता है, तो ये बागलपुर जिला। कौन सा है साथियों, बागलपुर जिला। बागलपुर जिला कहाँ का, तो बागलपुर जिला बिहार का। कहाँ का, बिहार का बागलपुर जिला है। और इससे ही क्या किया गया है, निर्यात किया गया है। अब आपको चलते हैं, इसमें मैं आगे लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको। देखो
देखो साथियों इसमें देखते हैं, तो ये देखो आप, तो अभी हाल ही में पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी पॉलिटी के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। फागू चौहान यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। फागू चौहान यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। बात करते हैं लोकसभा सीटें कितनी है? 40। राज्यसभा सीट कितनी है? 16। विधानसभा सीट कितनी है? 243। और भैया यहाँ पर विधान परिषद भी है। आपको पता होगा विधान परिषद कहाँ कहाँ है? विधान परिषद के बारे में जानते हो? अरे जानते हो नहीं जानते? तो यहाँ विधान परिषद की कितनी सीटें है? 75। याद है आपको? अरे यार भूल जाते हो, तू भी मजा कर। याद है आपको ट्रिक? तू भी मजा कर। आपको ट्रिक याद है? अब नहीं है तो नोट कर लो। तू भी मजा कर, सब मजे करो और जर्दालू आम खा के मजे करो, गर्मी के मौसम का आनंद उठाओ, जर्दालू आम खाओ। भागलपुर जिले से हमारे यूके में जा रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना, तो मिल सकते तो आप भी जर्दालू आम का फ़ायदा उठाओ, लुत्फ उठाओ। और ये लखनऊ के एपीडी हाउस से जाते हैं पैक होके, जो यूनाइटेड किंगडम में भेजे जा रहे हैं। तू भी मजा कर का मतलब क्या है? तेलंगाना। विधान परिषद की बात करें अपन, विधान परिषद कहाँ है? बिहार में 75 सीट है। तू भी मजा कर। तो ये उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। बी से मतलब बिहार, रिंकी या के पापा बिहार। मजा कर का मतलब महाराष्ट्र। बात करते हैं इसमें आगे, तो ये जम्मू कश्मीर था जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। महाराष्ट्र जो कि अब बात करते हैं, महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर था जो कि क्या बन गया? केंद्र शासित बन गया। आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, आंध्र प्रदेश। और हम बात करते हैं के आर का मतलब कर्नाटक। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हट गया, आंध्र प्रदेश और कौन आ गया? कर्नाटक। और अभी हाल ही में थोड़ा दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ममता दीदी है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने भी विधान परिषद को कैबिनेट में तो मंजूरी मिल गई है। अब लोकसभा राज्यसभा में जाए, संसद में पास होकर आए तो विधानसभा परिषद वहाँ पे भी बन सकती है। किसके अंतर्गत आती है विधानसभा परिषद? तो 169 आर्टिकल के अंतर्गत विधान परिषद आती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 119 आर्टिकल जो है उसके अंतर्गत क्या आता है? विधान परिषद और विधानसभा आती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और पश्चिम बंगाल ने इसको कैबिनेट में मंजूरी दे दी। तो ये अभी हाल ही में ये जर्दालू आंगूर की बात कर ली हमने। आपको पता है एक बिहार की एक बात और बता दूं मैं, जो शाही लीची है, इस शाही लीची बिहार की, इसी को भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग प्राप्त है। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा मधुबनी पेंटिंग, और इस मधुबनी पेंटिंग को भी क्या है? बिहार में जीआई टैग प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? शाही लीची और मधुबनी पेंटिंग। और जर्दालू जो आम है, इनको यूके में अभी हाल ही में निर्यात किए जाएंगे और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से ये लौटाए जाएंगे, भेजे जाएंगे। 2018 में इनको क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। आगे चलते हैं, इसी में बात करेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ये बात करते हैं ये मैप है जीआई टैग प्राप्त जो भी राज्य की जो भी वस्तु, दवाइयाँ, जगह, इन सबको जो भी जीआई टैग प्राप्त है, किसी वस्तु को इनको जीआई टैग प्राप्त है, उनकी यह लिस्ट है। आपको पीढ़े मिल जाएगी, पीढ़े में आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं तो जीआई टैग आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जिसमें कि वस्तु को प्रमाणित हो जाती है और इंटरनेशनल लेवल में जाने के लिए वो वस्तु क्या हो जाती है? एक तरह से प्रमाणित हो जाती है और प्रमाणित होकर वो वस्तु बहुत कीमती हो जाती है। और शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है। साथ के साथ हम बिहार में चलते हैं और बिहार की हमने बात की थी, तो बिहार में आप देखो इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग, पैच वर्क ऑफ बिहार, भागलपुर सिल्क वर्क ऑफ बिहार लोगो, कतामी राइस, सिल्की ग्रास, ये सारी चीज़ों को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार की मैं आपके सामने चर्चा लेकर आया हूँ। तो ये जीआई टैग प्राप्त बिहार आपको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही मेहनत से लाई जाती है। यदि आप इस पर कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आपकी मेहनत हमारे साथ रहनी चाहिए। जिस प्रकार मैं पसीना बहा रहा हूँ आपके सामने देख लो, इसी तरह आपका भी पसीना बहना चाहिए मेहनत के साथ। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जिसकी हम बात करते हैं। वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स 2021 में
भारत की रिपोर्ट के अनुसार नाम सुनते हैं, एक सेकेंड, वर्ल्ड गिविंग रुक जाओ यार, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की हम बात करते हैं तो इसकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी आई, और भारत की रैंक आई है साथियों इसमें 14th। कितनी रैंक आई है? 14th। अब ये किस प्रकार से निकाली जाती है? तो एक तरह से दुनियादारी की क्या करनी है, दुनियादारी को एक तरह से सेवार्थ भावना होनी चाहिए। सेवार्थ भावना का मतलब एक दूसरे की हेल्प करने में, सेवार्थ भावना के हिसाब से ये रिपोर्ट निकाली जाती है। सेवार्थ भावना के हिसाब से ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इसमें भारत का नंबर आया है 14वें नंबर। कितना नंबर आया है? 14वें नंबर। मतलब भारत ने किन देशों को क्या दान दिया, भारत ने किन देशों की हेल्प की, भारत ने किन देशों को वैक्सीन पहुंचाए, इस तरह से कोविड-19 के दौर पे भारत ने किन किन देशों के साथ, कितने देशों के साथ अच्छा व्यवहार रखा, इसी को देखते हुए ये वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। और इसमें भारत का स्थान आया 14वें नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन आया? तो गुरुजी फर्स्ट नंबर पे आया इंडोनेशिया। कौन आया? इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पे आया है। ये मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। इसकी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट की हमने बात कर ली। ये आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि एक चैरिटी एंड फाउंडेशन के इसके द्वारा की रैंक निकाली जाती है, जिसमें भारत की रैंक 14वें नंबर आई है, इंडोनेशिया की रैंक फर्स्ट नंबर आई है। और इसमें भारत की रैंक में 10 साल में, भारत की रैंक में 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में भारत की रैंक में 82 रैंक का सुधार हुआ है। कितने रैंक का सुधार हुआ है? 82 रैंक का सुधार हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। बस आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इतना सा ध्यान रखना है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 14वें नंबर पर है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ विकास सर, हम समझ में आ रहा है, हम आपके साथ बने हुए हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो देखो आपको सारी चीज़ें आपको देख ली होगी। ये रिपोर्ट चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई थी। ये धर्मार्थ दान पर लॉकडाउन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। किस तरह से भारत ने लोगों की हेल्प की, किस तरह से धर्म दिया, वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत ने कैसे दान दिया, सारी चीज़ें रिपोर्ट दी जाती है। और इसमें सारी चीज़ें पेंडेमिक के दौरान नोट की गई है। सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे गई है ना। एक देख लो आप, इसमें देख लो 61% इंडियंस हेल्प टू स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों को हेल्प पहुंचाना। 36% डोनेट मनी, 36% लोगों ने दान दिया। और 34% वॉलंटियर, जो कि बात करते हैं। एक तरह से ये सारी चीज़ें हो गई है। तो साथ ही ये आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। और आपको पता है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सभी बच्चों को बता दीजिए, सभी साथियों को जो भी हमारे साथ जुड़ नहीं रहे अभी हाल ही में, उनको भी जोड़ने का आप कोशिश कीजिए। श्री जी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर सारी क्लासेज अवेलेबल होती जा रही है। सभी क्लासेज को आप बेस के द्वारा नोट करते जाइए और आप पढ़ते जाइए। एकदम से अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप भीड़ के साथ जाओ, भीड़ के साथ जाने पर भी इन सुविधाओं को आप एक बार देखने की कोशिश करें, कंटेंट की देखने की कोशिश करें। जो हमारा सेशन चलता है ये यूपीएससी से लेकर कहाँ तक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तक चलता है। अब देख लो, आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हम बात कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान है। पटवार की वैकेंसी आपके आने वाली है, रीड की वैकेंसी भी आएगी, पुलिस की वैकेंसी भी आएगी, रेलवे के पेपर भी आएंगे, सभी वैकेंसी आएगी। बस आपका पढ़ना जारी रहना चाहिए। मोटिवेशनल मेहनत के साथ आप पढ़ते रहिए और साथ ही इस सेशन को ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको पता है मैं आपके साथ जितनी मेहनत करता हूँ आप भी मेरे साथ उतनी मेहनत करें। आने वाले समय में आप एक बेहतरीन पद पर होंगे और हम भी बेहतरीन जगह पर होंगे, है ना। तो उम्मीद करूँगा आप इस सेशन को अच्छे से नोट डाउन करते रहेंगे और सभी साथी स्वस्थ और मंगलमय होंगे, सभी के परिवार अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। तो बड़ों को सम्मान दे, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करे कि कोई भी महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।